नेपाल जैसी स्थिति होगी, किसने कहा है? अब देखिए ना कि जब राहुल गांधी सड़कों पर आकर के ये कहते हैं कि ये चुनाव आयोग चोर है, ये नरेंद्र मोदी चोर है, तो ये क्या कर रहे हैं? देश की जनता को ये भड़काना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अभी वर्तमान सरकार है वो इलेजिटिमेट है, वो गैर कानूनी तरीके से सत्ता में है, ये वोट चोरी के कारण है और जनता में इस प्रकार के आक्रोश को फैलाना चाहते हैं। पूरी उसके लिए जरूरी क्या है कि पहले संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के आक्रमण करें कि ये पूरी की पूरी सरकार से मिली हुई है, मिली भगत के कारण इस प्रकार हुई है। तो आप एक तरीके से बांग्लादेश, नेपाल उसी तरीके से पेट्रोल छिड़क रहे हैं। यहां आकर टेलीविजन पर कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी कहे, उनके बड़े नेता जो आज देश के अंदर कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं। एसआईआर के मुद्दे पर किन लोगों को वहां से नाम डिलीट किया गया? आप कह रहे हैं क्या बांग्लादेशियों को यहाँ होना चाहिए था? क्या रोहिंग्याओं को यहाँ पर होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों का यदि नाम काटते हैं उनको भड़काने का काम कौन कर रहे हैं? मैं लौट रही हूँ अजय जी, मैं लौट रही हूँ दुबे जी से भी जवाब लेना। विवेक जी प्लीज वेट। नेपाल के से हमारे साथ एक मेहमान है, मैं उनसे एक दो सवाल करके उनको छोड़ देती हूँ, फिर आपस में चर्चा कर लेंगे। शंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि नेपाल से नेपाली कांग्रेस के हमारे साथ नेता हैं। मैं एक बार कुछ फैक्ट्स अपने दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं तिवारी जी। और ये देखिए, जेनजी का जो वहां गुस्सा है, इतना बड़ा आंदोलन है, ये तमाम विश्व के लिए आई ओपनर है, उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए है जो सब कुछ कालीन के नीचे ढकने की कोशिश करते हैं। गुस्सा क्यों है? ये जो अस्थिरता नेपाल की है, नेपो किड्स हैशटैग, आप भी जानते हैं कि क्यों ये वायरल हुआ, क्यों नेताओं के बच्चों को आम जनता वहां पर टारगेट कर रही थी? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। जब आप देखेंगे कि इस तरह की अय्याशी बच्चे कर रहे हैं नेताओं के और वो इतनी परेशानियों में है, देखिए कुछ फैक्ट्स जो अस्थिरता के वो हम दिखा के आपसे अगला प्रश्न करेंगे। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो हमारे पड़ोसी मुल्कों में, साउथ ईस्ट एशिया में बात हो रही है ना भाई, कि देखिए दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में देखिए किस तरह की परिस्थितियां तमाम देशों में बन रही है। श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, भारत। आपको पता है साल 2014 से 8 प्रधानमंत्री आपके यहाँ बदले हैं। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जैसे श्रीलंका में राष्ट्रपति होते हैं, यहां पर 8 बदले, श्रीलंका में 5 बदले, पाकिस्तान में 4 बदले और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जीत रहे हैं। इसी के साथ साथ लोकतंत्र के 17 साल जो बीते हैं उसमें कौन कितने दिन रखा है तो दिन गिने जा सकते हैं। आपके केपीएस शर्मा ओली जो है, केपीएस ओली, वो 2000 दिन रहे हैं। ऐसे ही प्रचंड 1151 दिन रहे। पूरी लिस्ट है जिसमें माधव नेपाल 662 दिन रहे, बाबूराम भट्टाराय 562 दिन रहे, खिलराज रेग्मी 334 दिन रहे। और नेपाल के लोकतंत्र में ओली और प्रचंड को जोड़ लीजिए तो वो नंबर्स भी हम दिखा रहे हैं। इसको बताते हुए मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो अस्थिरता है, ये जो भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम है, आप सोचिए ओली जो कि इतने बड़े हीरो थे एक वक्त में लोगों की नजर में, उन पर 100 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगा। उनके पैतृक गांव में जब वो गए तो उन्होंने वहां हेलीपैड बना दिया, 3-3 हेलीकॉप्टर से गए। नेपाल का ये हाल क्यों हुआ? नेपाल का ऐसे हाल होने में, जब 1990 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका दूसरा पार्लियामेंट जो फंक्शन किया, उसकी वजह से, उसके फंक्शनिंग के टाइम के बैड रेपुटेशन के वजह से 1990 का कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स हो गया। और सन 2006 के बाद, सन 2006 के क्रांति के बाद सन 2014 में दूसरे संविधान सभा से नेपाल के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संविधान बन गया। और उसका पहला गणतांत्रिक संसद के निर्वाचन हुआ था। वहां से केपी ओली जी, मैं एक बेसिक सवाल पूछ रही हूं सर आपसे। मुझे पता है आप भी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आज जितने युवा हैं सोशल मीडिया पे, पहले ये बात वहां से फैलाई गई कि भाई सोशल मीडिया बंद कर दिया गया है इसलिए ये सारे बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, इनको तो लत लगी हुई है। लेकिन दरअसल वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए। ये आप लोग क्यों नहीं समझ पाए? ये तमाम राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं समझ पाई जब तक वो युवा नेताओं के घर जाकर आग नहीं लगाने लगे? Yes, there was deep frustration, and KP Oli had clearly shown the hubris syndrome from the very beginning in his earlier term. And जब नेपाली कांग्रेस का और एमआरए का कोलिएशन बना, उसी टाइम से एक क्लियर था कि दिस इज नॉट गोइंग टू यील्ड एनी पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि उन्होंने 7 बूंदे सहमति किया था और 7 बूंदे सहमति के बाद तहत में कुछ काम नहीं हुआ, इसीलिए लोगों में विपद था। और केपी ओली ने सोशल
मीडिया वही पर वही वही बैन किया विनायक और विनायक हमारे साथ ऐसे ही एक लोगों को आंदोलनकारी समझ में आ वहां गई। से जुड़ रहे नेपाली नागरिक हैं। विनायक जी, मैं वही सवाल पूछ रही थी कि शुरू में यही बात सबको फैलाई गई पूरे विश्व में कि भाई सोशल मीडिया बंद कर दिया केपीएस ओली ने, इसलिए छात्र निकल गए हैं। लेकिन ये तो गुस्सा था हैशटैग नेपो किड्स वाला, ये तो गुस्सा था हैशटैग करप्शन वाला जो सड़कों पर निकला। ये क्यों हुआ और इतना बड़ा, मतलब जिसको कहते हैं इतनी बड़ी आग लग गई कि नेपाल की जो बड़ी बड़ी इमारतें थे वो सब आग के हवाले युवाओं को करना पड़ा? क्यों हुआ ये, आपकी नजर में क्या कहेंगे? नमस्ते। जो हुआ नेपाल में वो बहुत ही दयनीय सिचुएशन है, बहुत सैड सिचुएशन है व्हाट इज हैपनिंग करंटली इन नेपाल। और वो दिस इज नॉट व्हाट वी इंटेंडेड व्हेन वी फर्स्ट स्टार्टेड अगेंस्ट दिस मूवमेंट। ये करप्शन के अगेंस्ट था। दिस वाज अगेंस्ट द करप्शन, अगेंस्ट द कोalition गवर्नमेंट दैट हैज बीन constantly looting the country since so many years. It was against the system. It was not against any concerned political थोड़ी parties. सी आपसे गुजारिश है, मुझे पता है आपके लिए अंग्रेजी बोलना ज्यादा आसान होगा, नेपाली भाषा बोलते होंगे आप, लेकिन अगर आप हिंदी बोल सके हमारे दर्शकों के लिए हिंदी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज बोलें हिंदी में। ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, ये सिस्टम के अगेंस्ट था। जो सिस्टम हमें परेशान कर रही थी इतने सालों तक, इसके अगेंस्ट था। जब हमने ये शुरुआत किया था नेपो किड्स, विनायक सिंपल भाषा में, जेन जी की भाषा में पूछती हूँ, ये जो हैशटैग नेपो किड्स वहां पर इतना चला, क्या था ये अगेन एक मूवमेंट था अगेंस्ट द करप्शन दैट हैज बीन गोइंग ऑन। ये करप्टेड किड्स जो अपने माँ बाप की कमाई हुई काली धन को प्रयोग करते हैं, गलत तरीकों से शो ऑफ करते हैं। और एक चमाटा था, टू बी ऑनेस्ट, टू द करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम दैट वी आर सीइंग यू, दैट द गवर्नमेंट, द नेशन इज सीइंग यू, दैट वो नेशन देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे लूट रहे हैं पब्लिक को। हमने ये सब करने, अवेयरनेस के लिए, रेज करने के लिए हमने स्टार्ट किया था। बट लेकिन अब अफसोस है आपको कि बहुत ज्यादा जो जी विनायक, अब अंदर से आप लोगों को अफसोस हो रहा है जब ये इमारतें देख रहे हैं, क्योंकि दरअसल ये तो टैक्स पेयर के ही पैसे का था बना हुआ और इमारतें जलती रही, संसद सब जगह। जिस मोड पर हम आ गए अभी, इट इज मोर डेट्रीमेंटल। ये नेपाल की फ्यूचर इकोनॉमी, फ्यूचर सिस्टम, फ्यूचर पॉलिटिक्स और फ्यूचर गवर्नेंस के लिए अच्छा वक्त नहीं है। सो ये इस समय में में सबको एक सममित होके, हमें एकजुट होके आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम वार्तालाप में आगे रहे हैं। वी आर इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन। द जेन जी मूवमेंट ये कांस्टेंट कम्युनिकेशन में है हमारे नेपाल आर्मी के साथ। आखिरी सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा कि आप लोग बातचीत के जरिए रास्ता, कॉन्वर्सेशन के जरिए आगे खोजना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हैशटैग नेपो किड्स, यानी नेताओं के बेटों की जो काले धन से वो पैसा उड़ाते थे, उन सब के खिलाफ, ये सब समझ में आता है। लेकिन मैं उस अफसोस के बारे में पूछ रही हूं जब आप अपने ही राष्ट्रीय धरोहरों को इस तरह से जलते हुए देख रहे हैं। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, और ये खबर हम लोगों ने बार बार आज तक पर दिखाई कि आप में से जो प्रदर्शनकारी थे 22 लोग मारे गए, जिसमें शायद जो खबर आई है कुछ बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन ऐसी हिंसा तो दूसरी तरफ भी हुई ना। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ तो घर को आग लगा दिया, उनकी मौत हो गई। आप सोचिए 17-18 हजार लोग निकल गए, जेल से भाग गए। झालानाथ जी की बीवी राज्य लक्ष्मी जी की मौत हो गई, 17,000 से ज्यादा लोग जेल से अभी भाग गए हैं। जो हुआ है जी, ये बिहेवियर जो हुआ है वो जेनजी मूवमेंट वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। जेनजी मूवमेंट इज अ पीसफुल मूवमेंट। वो पीसफुल मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था। इट वाज इन्फिल्ट्रेटेड बाय अदर पीपल, अदर पॉलिटिकल पार्टीज। कौन इवन दो द आउटकम इज द सेम। किसने इन्फिल्ट्रेट किया आपके मूवमेंट को? अनआइडेंटिफाइड पीपल। द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन था उसको इन्फिल्ट्रेट किया गया था अनआइडेंटिफाइड पीपल के साथ। पर जो आउटकम निकला है वो इनिशियली इसी ही मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था। इसीलिए हमको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। पर we have to take into account what actually happened and we have to investigate on what happened actually.
and for what we will be coming forward with बिल्कुल is a very different movement, a very different Nepal in our context. बिल्कुल और उम्मीद It is पर a ही very- दुनिया ये टिकी बहुत रहती है। saddening नेपाल हमारे लिए बहुत अजीज है, बहुत प्यारा एक ऐसा देश है जो हमारा पड़ोसी देश है। पूरी उम्मीदें और प्रार्थनाएं भारत की। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि नेपाल में जल्द से जल्द वैसी ही स्थिरता आए और जो भी नुकसान हुआ है उसकी जल्द से जल्द भरपाई हो पाए। अब दुबे जी के पास चलते हैं। आप दोनों का धन्यवाद, शंकर तिवारी और विनायक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद दुबे जी, क्या कह रहे हैं संजय राउत? और फिर जब ये बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी ना? और दूर तलक क्यों? अपने ही घर में देखना है क्या चल रहा है। क्यों इस तरह की बात वो करते हैं संजय जी? मिस्टर दुबे। अंजना जी, हाँ अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो हमें हमारे भारतीय संविधान पर गर्व है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने भी कह दिया, हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है, तो हमारी तुलना कोई नेपाल से न करे। अरे जिस नेपाल में 2008 के बाद 2025 के बीच में 17 वर्षों में अगर 10 से ज्यादा प्रधानमंत्री बदले जा चुके हों, तो आप समझ लीजिए कि वहां का लोकतंत्र कमजोर रहा है। वहां की जो सरकार है, वहां के जो नेता है, वहां की जो आईबी है, वो ये नहीं समझ पाई। युवाओं का जो गुस्सा था उसको नहीं टटोल पाई। और वहां तो केवल लोग सरकार से ही नाराज नहीं थे, वहां तो समूचे विपक्ष से भी नाराज थे। जिस प्रकार वहां आगजनी की गई, जिस प्रकार वहां हिंसा हुई, आपने देखा कि कुछ नहीं बचा। संसद भवन, मीडिया हाउस, वहां के जो सरकारी दफ्तर, वहां की जो संपत्ति, सबको उन्होंने एक प्रकार से नुकसान पहुंचाया। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो वहां के लोकतंत्र में काम करने वाले नेता हैं, वो नब्ज नहीं टटोल पाए। अगर उन्होंने नब्जों को टटोला होता, उन्होंने युवाओं के संवाद की होती, बातचीत की होती, वहां के लोकतंत्र को अजर अमर किया होता, जैसे हमारा है। हमारे यहां देखिए, हमारे यहां आपने ही बताया कि जेपी साहब का आंदोलन, राम मनोहर लोहिया जी का आंदोलन, चाहे अभी के हाल ही में दिनों में अन्ना हजारे जी का आंदोलन, हमारे देश के युवा जागरूक हैं। हम पर मुगलों ने अत्याचार किया, अंग्रेजों ने अत्याचार किया, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी जो है वो हमेशा प्रेरणा लेती है छत्रपति शिवाजी महाराज से, छत्रपति संभाजी महाराज से, स्वामी विवेकानंद जी से, भगत सिंह जी से। हम लोग सहिष्णु हैं, हम लोग उदार हैं, हम लोग करुणा की बात में विश्वास रखते हैं, हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो जितनी समझदारी से आप बात कर रहे हैं, ये समझदारी संजय जी में क्यों नहीं दिखी? वो तो कुछ और कह रहे हैं। आप उनकी बात से या तो कन्नी जानबूझ के काट रहे हैं, या आप भी उनकी बात से मुझे लगता है सहमत नहीं है। पहली बार मैं दुबे जी को आनंद में नहीं देख रही हूं। जी, बात जब मेरे देश की होती है, आप जानती हैं मेरे स्वभाव को, जब बात मेरे देश की होती है तो किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरे देश में ऐसे सपने में भी कोई कैसे सोच सकता है कि ऐसा होगा? 140 करोड़ की देश की तुलना आप 3 करोड़ की देश से मत कीजिए। ये 4-5 देशों में नाम आने वाला देश भारत है। ये नया भारत है। ये जब पुराना हुआ करता था तब भी लोगों की सेवा करता था, और आज जब नया भारत है तब भी लोगों की सेवा ही करता है। हर्ष जी, आपको और संगीत रागी जी को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आनंद दुबे जी ने ही एक तरह से संजय राउत ने जो बयान दिया है उसकी इतने ज्यादा मतलब उसको दरकिनार करके उसको बिल्कुल ही नकार देना, मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई और नहीं कर सकता है। विवेक जी के पास में जारी, रुक जाइए रागी जी एक सेकंड। आपको ये बताते हुए विवेक जी, 1974-75 जब जेपी आंदोलन हुआ था, लेकिन 77 में चुनाव हुआ और चुनाव से फैसला हुआ कि कौन सरकार देश में चलाएगा। 88 हो 89 के चुनाव में जब ये बोफोर्स घोटाला हुआ था तब भी बहुत चर्चाएं चलती रही, ये देखिए उसके बाद भी। लेकिन 1989 के चुनाव में राजीव गांधी सरकार गई। असर होता है, ऐसा नहीं है कि जन आंदोलन का असर नहीं होता है। निर्भया आंदोलन 2013 के दिल्ली के चुनाव में शीला दीक्षित सरकार गई थी, और फिर अन्ना आंदोलन आप देखिए 11 से 14 तक जो चला, उसमें 2014 के चुनाव में मनमोहन सरकार गई, और उसके बाद से लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। लेकिन जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ वो वोट से हुआ, वो हिंसा से नहीं हुआ। ये बताते हुए विवेक श्रीवास्तव जी, आपको भी ये समझना चाहिए कि जो पहला हम अपना दिखा रहे हैं कि 8 प्रधानमंत्री अगर बदल चुके हैं, और देखिए ना 2014 में सुशील कोइराला वहां पीएम थे, फिर केपी शर्मा ओली, फिर पुष्प कुमार प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, फिर शेर बहादुर देउबा, पुष्प कुमार दहल प्रचंड, फिर 24 में केपी ओली बन गए। श्रीलंका में देखिए 5 राष्ट्रपति तब से बदले हैं। महिंद्रा राजपक्षे, मैत्रीपाला सिरिसेना बने, फिर गोटाबाया राजपक्षे बने, रणिल विक्रमसिंघे बने, फिर अनुराग दिसानायके बने। पाकिस्तान में 4 पीएम बदल चुके हैं। नवाज शरीफ पीएम थे, फिर शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खान, शहबाज शरीफ। कुछ तो बात है ना हमारी मिट्टी में।
हाँ, यहाँ पर आपकी मिट्टी अस्थिरता में नहीं बात फैलाई नहीं जा है। सकती किसी भी मुद्दे को उठाकर। आपकी मिट्टी में बात है या नहीं है मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपकी हाँ, मिट्टी में मतलब कांग्रेस, लेट मी कंप्लीट नाउ, लेट मी स्पीक। आपने एक अच्छा, आप भारत के आपने नहीं एक है अच्छा- क्या? व्हाई आर यू सेइंग नहीं, दिस? let me speak. No, no, I'm saying it because your analysis is needs to be slightly corrected. That's what I सो feel. डोंट से, And with आप due ये मत respect बोले to कि you, ये आपकी मिट्टी है, आपकी भी मैडम, मिट्टी है बोलने गुरु। दीजिए, बोलने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए मुझे। बढ़िए 30 सेकंड बोलो, फिर आप बढ़िए काउंटर बढ़िए, करिए। विवेक से बढ़िए। आपका मॉडिफिकेशन जो आपने वक्तव्य अभी दिया, मैं उसका स्वागत जरूर करता हूं, लेकिन उसका क्रेडिट आपको कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा, जिसके विपक्ष में कम्युनिस्ट भी रहे, हम भी रहे। हमारी पहली सरकार 1950s के दशक में नेहरू जी ने हटाई, लेकिन उसके बाद जब हम एनालाइज करते हैं ये 70 साल का कार्यकाल, तो हमने ये देखा कि कांग्रेस को ग्रेसफुली हारना भी आता है। तीसरे मोर्चे की सरकारें बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, कांग्रेस और यूपीए कभी आई कभी गई, लेकिन सत्ता से चिपकने की बात किसी भी पार्टी में नहीं थी, ये आपने भी कहा। लेकिन ये चीज आज 2014 के बाद हमको नहीं दिखती है। मैं शिवसेना की तरफ से संजय राउत जी ने जो बोला उससे मैं काफी एग्री करता हूं कि हर देश को जागरूक हमेशा रहना चाहिए कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बचे रहे। विपक्ष कुछ कह रहा है, इज्जत देना सीखिए। यहां संगीत रागी बैठ करके कह रहे हैं साहब आंदोलन मत करो। अगर आपको इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, आप कुछ नहीं कह सकते, आप कर ही नहीं सकते आंदोलन। आप सरकार में हाँ मिला करके चलिए, आप क्वेश्चन मत करिए ऑपरेशन सिंदूर को, आप नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको अधिकार नहीं है। आप इकोनॉमिक पॉलिसी में ना क्वेश्चन करिए, $700 बिलियन से कर्ज है देश पे, आप ना क्वेश्चन करिए। टोटली जो है कुछ बिजनेस हाउसेस कंट्रोल कर रहे हैं इकोनॉमी को, ना क्वेश्चन करिए। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ता है, ना क्वेश्चन करिए। तो ये बात नहीं चलती है। संजय रावत सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि अपोजिशन को साथ लेके चलिए, जन भावनाओं को समझिए, सत्ता से मत चिपकिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर सीरियस एलिगेशंस हैं, उनको भी लाइटली मत अंजना जी, लीजिए, मुझे इसका उत्तर देना पड़ेगा। मत लीजिए आ रही हूं। उसको लाइटली, अंजना जी, और कंसिडर रहिए। ठीक है, और ठीक है। उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई एंटी नेशनल नहीं है, कोई नहीं चाहता देश में तोड़फोड़ हो, लेकिन लोग चाहते हैं कि तोड़फोड़ होने की अगर कोई भी गुंजाइश है तो उसको शुरू से ही रोका जाए। उसके लिए डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र का होना जरूरी है। ठीक। नेपाल में जो गलतियां ठीक हुई, है, भारत ठीक। ना करे, ठीक। भारत ना करे। ठीक है, संगीत रागी जी इसका जवाब दीजिए। देखिए, वे लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जब वो बंगाल की सत्ता में थे तो सेन ब्रदर्स को मार करके उसके खून में चावल पका करके उसकी जिंदा मां को खिलाए थे। ये जो ह्यूमन कैनिबलिज्म में है, देश में राजनीतिक हिंसा की देन जो है वो वामपंथियों की देन है। चाहे वो बंगाल में हो चाहे उन्हें अपने विरोधियों को खत्म कर देते थे। कोई पढ़ना चाहिए रेड हैमर टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी, क्या क्या बंगाल के अंदर दुष्कर्म इन लोगों ने किया है, उस पर मैंने जाना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जितने ये वंशवादी पार्टियां हैं, ठाकरे जी के परिवार की कोई इंडस्ट्री चलती थी क्या? लालू प्रसाद की जो की कोई इंडस्ट्री चलती थी था? हम तो जानते थे कि मुलायम सिंह यादव पहलवान थे, उनकी इंडस्ट्री चलती थी क्या? इन सारे वंशवादी पार्टियों के जरा एसेट्स को आप सुन लीजिए। ये सारे इस देश के चोरी करके पैसा इकट्ठा करके इनके वंश के पार्टियों को आगे, इनके बेटों को आगे बढ़ा रहे हैं। जो 5 स्टार के होटल की संस्कृति है, ये समाजवाद की संस्कृति है, जिनके सारे घरों के खर्चे जो है सारी भदौरिया जी को दिखाई। 5 स्टार और 7 स्टार में होते हैं। इनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात विवेक करते जी, shouting match नहीं, हैं। आवाज बाप, नहीं बेटा, चलती। विवेक जी, please चाचा, wait for your भतीजा, नाई, जेठानी, बड़ानी सारे संसद में होते हैं। माँ, बेटा, बेटी संसद में होते हैं। ये राजनीतिक ठीक है, अब जवाब सुनिए अनुराग जी, अपने परिवार जवाब के सुनिए सारे रागी जी। अब आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। वाला वैलिड क्वेश्चन है, जवाब सुनिएगा ना, एक ही बात ऐसे हाँ, ऐसे मिस्टर लोग भदौरिया। हैं जो समाज के अंदर में माहौल खराब करने की बात करते हैं। अब देखिए कितनी आसानी से कह रहे हैं कि परिवारवाद, परिवार होना तो बड़ी फक्र की बात होती है, चाचा होना फक्र की बात है, भतीजा होना फक्र की बात है, बुआ, मौसी, नाना, नानी। अरे यही तो हमारा हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है। इन्हीं सारे रिश्तों को मिला के एक समाज बनता है, इसी समाज से एक हमारा देश और प्रदेश बनता है। और संगीत जी, प्लीज, संगीत जी की आवाज आपको नीचे इतना ही कीजिए। तकलीफ प्लीज है, सर, ये अगर लड़ाई आपको झगड़ा इतना ही मत कीजिए, वंशवाद प्लीज एक सेकंड, नहीं, प्लीज। इतनी अगर परिवारवादी पार्टी से तकलीफ है तो आप कह दो भारतीय जनता पार्टी से टीडीपी के साथ सरकार ना बनाए। क्यों बना पड़ी है? आप कह दो भारतीय जनता पार्टी एनसीपी और शिवसेना का साथ छोड़ दे। अब यहाँ पे पासवान का साथ छोड़ दे, पासवान जी का, चौटाला जी के साथ सरकार, पीडीपी के साथ भी सरकार, माने जहां आपको जरूरत पड़ेगी उसके साथ सरकार बना लेंगे तो वो वंशवादी नहीं रहेगी। एक बात। दूसरी बात, इस लोकतंत्र का अपमान मत कीजिए। इस संविधान में, लोकतंत्र में जनता चुनती है अपना नेता, कोई परिवार नहीं चुनता है।
आप आज तक नहीं चुने गए क्योंकि जनता ने आपको नहीं चुना। सवाल यह है कि अगर जनता यहाँ किसी को चुनती है तो आप लोकतंत्र का अपमान नहीं कर सकते। यह जनता के वोट से चुन के आया जाता है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, जनता अपने वोट से चुनती है। किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन करने से ना कोई लोकसभा में पहुंचता है ना कोई राज्यसभा में पहुंचता है। इसलिए आप इस तरह की जो मानसिकता है, जो इस तरह का आप समाज के अंदर में, संजय राउत जी ने पहले बोला ना, अनुराग भदौरिया जी, आपको ये गुस्सा उन पर निकालना चाहिए। वो बच्चों पर आए देश में, क्या बोला आपने? सुना है? नहीं, रिपोर्ट नहीं देखी। नहीं, मैंने सुना। उन्होंने जो बोला उसका आप आशय बदल दे रहे हैं। उन्होंने आपको एक बात कही, इस देश के अंदर में जब भी कोई बात कही जाती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बतंगड़ बनाने के लिए तैयार होते हैं। राउत जी बात कह रहे थे, वही बात ये बोले तो बतंगड़ हो जाता है। दुबे एक बार अपने दर्शकों को जरा एक दो चीज बता दूं सर, जल्दी से बताते हैं कि व्यापार कितना, नेपाल हमारे लिए कितना बड़ा है, जिस पर अजय जी मैं आपसे एक रिएक्शन लूंगी। क्योंकि देखिए, नेपाल से के आयात में जो हिस्सेदारी है वो 63% भारत की है। इतना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। 14% चीन, अन्य देश 21 है, 2% अमेरिका के साथ। इस रिश्ते को और वहां की स्थिरता हमारे लिए बहुत जरूरी है अजय जी। एकदम सच बात है अंजना जी, एकदम सच बात है। और आपके आज के इस कार्यक्रम को मुझे पूरा भरोसा है नेपाल के भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और उनको लगता है कि भाई उनके इस समस्या पर हमारे लोगों के क्या विचार हैं। नेपाल हम लोगों का आज से रिश्ता नहीं है, ऐतिहासिक है, बहुत पौराणिक है। माँ जानकी की कर्म जन्मभूमि है, बुद्ध की भी जन्मभूमि लुम्बिनी वही है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए संबंधों में हैं। आपको भी मुझे लगता है सर्वाधिक वहां का ज्ञान है, चूंकि आप खुद भी उन एरिए को देखती रही हैं शुरू से। नेपाल का रिश्ता सिर्फ आर्थिक हम इसको लेंगे तो नहीं चलेगा, आर्थिक तो है ही, रणनीतिक तौर पे भी बफर जोन की बात करें, कूटनीतिक तौर पे यदि हम बात करें, चाइना जब एक दौर था जब चाइना से के बीच में हमें जब रखना पड़ता था तो नेपाल एक ऐसा देश था, भूटान एक ऐसा देश था जो भारत को अनकंडीशनली वैश्विक मंच पर हमें सपोर्ट करता था और वो आउट ऑफ वे जाकर सपोर्ट करता था। नेपाल को भी हमारी जरूरतें हमेशा रही है लैंड लॉक कंट्री होने के कारण। दो तीन बातें जो यहां विवाद छोटी मोटी बातों में की जा रही है, संजय निषाद जी का तो जिक्र कहीं नहीं आया। मंत्री हैं अभी उत्तर प्रदेश सरकार में और कह रहे हैं कि भारत सरकार को रोजगार, महंगाई, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा नेपाल की स्थिति न पैदा हो जाए। तो ये और देखिए ना अजय जी, आप बात कर रहे थे तो सीतामढ़ी के रास्ते हम लोग वाकई नेपाल बिहार से चले जाते थे, लेकिन ये भी सबको सोचना होगा, जिस पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सिर्फ एक लाइन में आपसे पूछूंगी। नेपाल में क्या हुआ सबने देखा है, लेकिन पश्चिमी देशों की कुछ संस्थाओं के भारत विरोध का एजेंडा कई बार भारत में भी लोग उठा लेते हैं। स्वीडन की एक संस्था है वीडेम, ये दुनिया भर के देशों के लोकतंत्र का हिसाब किताब बताने का दावा करती है। 2025 की इसकी डेमोक्रेसी रिपोर्ट की रैंकिंग के मुताबिक नेपाल 55वें पायदान पर था और इसी रिपोर्ट में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बताया गया था इसे। और श्रीलंका का हाल भी जान लीजिए, श्रीलंका को 63वें पर रखा था, लेकिन भारत को कहां रखा था? पाकिस्तान को 116वें पर रखा था और भारत को 100वें स्थान पर। तो ये भी तो आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सबको देखना चाहिए कि जब ऐसी विदेशी एजेंसियां एक साजिश रचती है भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ, तो सब उसका यहां पर अपना एजेंडा चलाते हैं। अंजना जी, मुश्किल ये है कि हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष विदेशी जमीन पर जाकर कहते हैं लोकतंत्र समाप्त हो गया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर है। हमारे देश में भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ आंदोलन, कोई भी नेता भारत का ऐसा, मैं तो कहूंगा विशुद्ध नासमझी भरा बयान है, इससे बचना चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं जिनको भारत में लगता है कि यहां भी ऐसा होगा क्या, इस तरह की चीजें हो सकती हैं क्या, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी वंशवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही 2014 में सत्ता में आए और वही जो देश का मानस है वो आज भी सड़कों पर और लोगों के मन में साफ साफ दिखाई देता है। अजय उपाध्याय जी, आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपके भी एक सांसद बता रहे थे कि क्या परिस्थिति है और क्यों हो रही है, और सांसद झारखंड से सुखदेव भगत जी। आखिर इस तरह की बेमानी बातें ऐसे वक्त पर क्यों? बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है सर, ये कूटनीति है और इसीलिए सरकार या क्या बोलना है, क्या सोच समझ के ही आगे बढ़ेंगे ना, इसका कंपैरिजन करना। और भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं, थी भी और है और रहेंगी, क्योंकि अनेकों आंदोलन भारत में हुए। आप देखिए, जेपी के आंदोलन से लेकर, अन्ना के आंदोलन से लेकर निर्भया के वक्त पर बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए, लेकिन जन आक्रोश में कभी सत्ता को उखाड़ा नहीं फेंका गया, वो वोट के ही दम पर हुआ है भारत में। इसका श्रेय लेना भी कितना सही है, कितना गलत है, ये भारत की जनता को इसका श्रेय मिलना चाहिए। अंजना जी, अब मैं बोलूं? बोलिए। अंजना जी, मैं बोलूं अब?
जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की धरती, शांति और सत्य और अहिंसा की धरती। नेपाल में यदि कोई भी तकलीफ होगी तो वाकई हम सब भारतीयों के दिल में दर्द होगा। हमारा उससे भावनात्मक रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, बेटी रोटी का संबंध है और हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। वो सिर्फ मेरा पड़ोसी नहीं है, मैं तो, मेरा बचपना नेपाल के वीरगंज और बाकी जगहों पर बीता है। अभी भी जब भी अपने गांव जाता हूं तो एक पैर नेपाल और दूसरा पैर हिंदुस्तान में रहता है, तो मैं उस फीलिंग को समझता हूं। मोतिहारी रक्सौल के पास से वीरगंज शुरू होता है। वहां के जो भी आज तकलीफ हुई है, जो भी समस्या हुई है, राजनीतिक आंतरिक समस्या उनकी है। मुझे लगता है नेपाल की राजनीतिक समस्या और आंतरिक समस्या पर हमें ध्यान जरूर रखना है, लेकिन आंतरिक हस्तक्षेप की वैसी कोई परिस्थिति नेपाली भाइयों के मन मस्तिष्क में ना आए, इसका भी हमें ख्याल रखना है। कूटनीतिक तौर पे भी, और एक मित्र पर यदि कोई आपदा आई है तो उसमें कुछ लोग यदि अवसर तलाशने का काम अपने देश की राजनीति में करें, मुझे लगता है बेहद दुखद है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह से नौजवानों पर वहां आक्रोश आया, नौजवानों में, राजनीतिक व्यवस्था को उसका सही उत्तर जरूर देना चाहिए था। परिस्थिति क्या रही है कि उन पर गोलियां चली और फिर जो चीजें हैं सबने देखा, अराजक माहौल हुआ, ये सभी चीजें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठीक किसी भी स्थिति में नहीं है। इसको कोई भी, हिंसा को कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। राजनीति की प्रक्रिया वाद विवाद और संवाद की प्रक्रिया से चलती है। हो सकता है वैचारिक आधार पर आज हमारा यहां हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से विरोध हो, भाजपा के लोग इस मुद्दे पर आज नहीं आपके इस डिबेट में हैं, उनसे भी विरोध हो, पर वाद विवाद और संवाद हमारा होना चाहिए। हमें किसी भी स्थिति में ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए जिसमें राज सत्ता के विरुद्ध आगे बढ़ते पढ़ते हम देश के विरुद्ध हो जाएं, जो आज वहां पे जो परिस्थिति दिख रही है। ठीक है, अनुराग जी, आपको क्या लग रहा है? बहुत सारे लोगों ने यहाँ जो भी कमेंट किए, 10 सेकंड सिर्फ बहुत सारे लोगों ने, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, नेपाल के मुद्दे पर जो इतना संवेदनशील मुद्दा है, इस पर किसी भी तरह की कोई भी बात रखता है, मुझे लगता है नहीं रखना चाहिए। सरकार जो अभी टेकल करने जा रही है, सरकार को करना चाहिए। इस पर जो सरकार करेगी हम लोग उसको साथ देंगे। दिक्कत यह है कि कुछ लोगों को यहां भी पक्ष और विपक्ष को लड़वाने का एक मौका मिल रहा है, और मुझे लगता है इस तरह की मानसिकता से ग्रसित इस देश का एक बड़ा वर्ग भी है, बुद्धिजीवी वर्ग भी है। और मैं निडर, निष्पक्ष, पारदर्शी मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि ये पक्ष विपक्ष और अवसर में, आपदा में अवसर तलाशने का वक्त नहीं है। ये देश, नेपाल हमारा मित्र देश है, हमारा सबसे निकटतम अभिन्न पड़ोसी देश है। उस पर कोई संकट है तो जले में घी नहीं डालिए, कम से कम जल तो डाल ही सकते हैं हम। जल डालने का काम करें, वो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर भी है। आपकी एक एक बात, मतलब आज इससे रिस्पॉन्सिबल तरीके से विपक्ष बात नहीं कर सकता। आई थिंक फुल क्रेडिट टू यू। आपने जो बातें रखी, एक एक बिंदु वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आपको समझ में आया जब वो ये कह रहे थे कि आज इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, तो वो अपने सांसद सुखदेव भगत जी के लिए कह रहे थे या संजय राउत जी के लिए कह रहे थे? क्योंकि दुबे जी बैठे हुए, लग रहा है उन्हीं को खरी खोटी वो सुना रहे थे। यहां पर मतलब वहां पर भ्रष्टाचार का जो आलम था, जो नेपो किड्स का हैशटैग कई दिनों से चल रहा था अनुराग जी, अब उसकी तुलना भारत से लेकर आना, वहां के स्ट्रेस को, टेंशन को, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है तो क्या है? देखिए, सबसे पहले हिंसा का कोई सपोर्ट नहीं करता, हम लोग तो एकदम नहीं करते। हिंसा से सिर्फ जान माल का तो नुकसान होता ही नहीं है, बल्कि समाज में सौहार्द का वातावरण और जिस तरह से कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की नींव हिलती है, ये हिंसा से होता है। हिंसा का कोई सपोर्ट नहीं करता और हिंसा होनी भी नहीं चाहिए। हम जिस तरह की घटना नेपाल में हुई है, नेपाल को पहले जो हमारा पड़ोसी देश था, तो नेपाल को ये चीजें श्रीलंका से, बांग्लादेश से सीख के सतर्क रहना चाहिए था कि भाई जब वहां पे इस तरह की घटना घटी है तो हमारे देश में ना हो, इसलिए उनको भी इस पे कार्य करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। सवाल है कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र में आप विरोध कर सकते हैं, विरोध करने का एक तरीका होता है। आप संवैधानिक और कानून के दायरे में रह के लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध कीजिए सरकार का, जैसा कि हमारे देश में विपक्ष करता है। विपक्ष के ऊपर इतना सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, उसके बाद भी विपक्ष अपनी उसका संविधान का सम्मान करते हुए अपनी बात कहता है और लोकतांत्रिक तरीके से कहता है। तो सवाल है कि नेपाल में जिस तरह की घटना घटी है, चिंता का विषय है और हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे उससे रोटी बेटी का रिश्ता है। तो हमारा जब रोटी बेटी का रिश्ता है और हुआ क्यों, कितनी असमानता वहां देखने को मिल रही थी। जैसा कि वहां पे आपने देखा है कि भाई 21% बेरोजगारी,
और 20% वहां पे लोग किस तरह से जूझ रहे हैं महंगाई से। तो सवाल है कि जब इतना डिस्टेंस हो जाएगा लोगों के बीच में, असमानताएं हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है अनरेस्ट तो पैदा होगा। तो इसको सरकार को देखना चाहिए और इससे और देशों को सबक भी लेना चाहिए, ये भी जरूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी देश में कुछ होता है तो ये जिम्मेदारी हम लोग की और बड़ी हो जाती है कि हम लोगों को सबक लेके, क्योंकि हमारा देश तो बहुत ही मजबूत है। लेकिन सवाल है कि कुछ लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठते हैं, ये सिर्फ समाज के अंदर में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे। ये हिंदुस्तान को, अभी एक प्रवक्ता और अभी एक बोलने वाले और आएंगे जो जहर उगलते हैं, जिनके दिमाग में जहर भरा हुआ है। अभी दूसरे टीवी चैनल पर बात कर रहे थे तो हिंदू मुस्लिम करने लगे, अभी बोलेंगे और कह रहे थे परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। अरे प्रभु, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए तो शिवसेना के खिलाफ करेंगे क्या? एनसीपी के खिलाफ करेंगे क्या? बताइए आप। ये भी तो परिवारवादी पार्टी टीडीपी के खिलाफ करेंगे क्या? पासवान जी की पार्टी के खिलाफ करेंगे क्या? ये वो सामने बैठे हैं संगीत रागी, ये भी दूसरे चैनल पे यही बोल रहे थे। ये जो जहरीले लोग हैं समाज के अंदर, जो अघोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनके और राजनीतिक विशेषज्ञ बनके आते हैं, ये समाज के अंदर में जहर बोने का काम करते हैं। हम सब कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमारा लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन ये यहाँ राजनीति करेंगे बैठ के। अभी देखना अगर कोई भी देश को जोड़ने की बात कर ही नहीं सकते, ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। तो सवाल है कि हमारा देश तो बहुत बड़ा है, अनेकता में एकता वाला देश, हम लोग तो अपने लोकतंत्र को मानने वाले देश हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं समाज के अंदर, अरे नेपाल में नुकसान हो रहा है तो भारतीयों का ही बहुत बड़ा नुकसान है। 75% जो बिजनेस हो भारतीयों की, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीयों का है। जो जितना नुकसान जानमाल का हो रहा है तो भारतीयों का नुकसान हो रहा है। तो हमें तो चिंता का विषय होना चाहिए और चिंता इसमें व्यक्त करनी चाहिए। और कूटनीति, यहाँ पे देश की कूटनीति भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि हमारे हम कैसे उनको नेपाल की मदद कर पाए और नेपाल को किसी कूटनीतिक तरीके से हैंडल कर पाए। हमारा देश सुरक्षित, हमारे देश को कोई खतरा नहीं है, हमारा देश लोकतंत्र मजबूत है। यहाँ पे विपक्ष अपनी बात कहता है। किसान आंदोलन भी हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। बताइए आप, किसान आंदोलन में किस प्रकार कोई बात हुई? हमने अपनी बात रखी, यहाँ पे बिल वापस हुए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है, अनुराग जी लौट रही हूँ, अनुराग जी लौट रही हूँ। हर्षवर्धन जी सिर्फ 2 लाइन, क्योंकि संगीत त्यागी पर उन्होंने डायरेक्ट कमेंट किया है, मुझे लगता है उनको मौका मिलना चाहिए रिस्पॉन्ड करने का। और आज आपके पास सुनहरा मौका है संगीत त्यागी जी, जब आप उनको गलत साबित कर सकते हैं, जब आप इसको सही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से देखें और ये समझें कि क्या चीन के सामने नतमस्तक होना